राम राम दोस्तों, आज हम एक ऐसे समाज में रहे जिस समाज में गुटखे और पान का ऐड करने वाले लोगों को हम अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे रियल हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 5000 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों के नाक में दम कर रखा था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्वराज बचाओ देसी अपनाओ आंदोलन चलाने वाले स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने पूरे देश को आयुर्वेद का महत्व समझाया और गौ हत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि शायद सच्चाई के साथ चलने के कारण ही उन्हें 43 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उनकी स्टोरी हर भारतीयों के लिए इंस्पिरेशन है और विदेशी सरकार उनके इन्फ्लुएंस से डरती थी। तो दोस्तों, राजीव दीक्षित जी की असल कहानी तो 1967 से शुरू होती है, जब यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित जी शुरू से ही एक ऐसे बच्चे थे जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी लगाव था और इसी इंटरेस्ट की वजह से अलीगढ़ में अपना बेसिक शिक्षा कंप्लीट करने के पश्चात इलाहाबाद चले गए और वहां से उन्होंने बीटेक की शिक्षा कंप्लीट किया। बीटेक की शिक्षा कंप्लीट करने के बाद वो आईआईटी कानपुर में अपना टेक कंप्लीट करने के पश्चात वो आगे की डिग्री कंप्लीट करने के लिए फ्रांस चले गए। वहां उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद वहीं एक कंपनी में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। हालांकि कुछ सालों के बाद वे भारत वापस आ गए और अपने ही देश में काम की तलाश करने लगे। हालांकि वह टैलेंटेड तो पहले से ही थे, इसलिए उन्हें CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका मिल गया और यहाँ पर उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम किया। हालांकि दोस्तों, तभी एक ऐसा मिस हैपनिंग हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, खासकर भोपाल वासियों के। एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर 1984 की उस काली रात की, जब करीब 1 बजे भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस लीक हो जाती है। यह गैस इतनी जहरीली होती है कि इस दुर्घटना में करीब 15,000 से 20,000 लोग मारे जाते हैं और इसने फैक्ट्री के आसपास के करीब 5 लाख से अधिक लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया कि वह परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं। यहाँ तक कि आज भी भोपाल के नए जनरेशन में इसका प्रभाव दिखता है। और दोस्तों, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि दुर्घटना के बाद से कंपनी केवल 47 करोड़ रुपए देकर मामला रफा दफा कर लिया और इस तरह से पीड़ित परिवार को बराबर मुआवजा भी नहीं मिला। इस घटना ने राजीव दीक्षित जी को भी अंदर से झकझोर कर रख दिया। इस गैस त्रासदी के बाद से ही मन राजीव दीक्षित जी ने सोच लिया था कि सारे भ्रष्ट विदेशी कंपनियों को भारत के बाहर निकाल फेंकेंगे। तो दोस्तों, तो यहाँ से शुरुआत होती राजीव दीक्षित जी की असल कहानी। राजीव दीक्षित जी अच्छे से जानते थे कि बिना भारत के इतिहास जाने वह विदेशी कंपनियों को बाहर नहीं भगा सकते और वह स्वदेशी अपनाओं का संकल्प पूरा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इंडिया के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया। राजीव दीक्षित ने हमारे देश के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में स्टडी करने के साथ साथ भारत के गुलामी के दौर के बारे में भी जाना। उन्होंने आज से 3000 साल पहले हमारे सुश्रुत और वाग्भट जैसे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई किताब जैसे सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जैसे किताबों का गहन अध्ययन किया। अपने स्टडी के लिए इंग्लैंड से कई सारे सेपरेट डॉक्यूमेंट भी निकलवाए और इंडिया के इतिहास को सही से समझने के बाद राजीव जी ने अपने संकल्प को अंजाम देने के लिए 1992 में अपना जॉब छोड़कर आज़ादी बचाओ आंदोलन को पूरी तरह से लग गए। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि ये आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ। तो हम बात करते हैं आज़ादी बचाओ आंदोलन क्यों शुरू हुआ। असल में बात यह थी कि 1991 में इंडियन इकोनॉमी डूबने के कगार पर थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी लिबरलाइजेशन किया, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को इंडिया में ट्रेड करने की खुली छूट मिली। वैसे विदेशी कंपनियों के आने से कुछ तो फायदा जरूर हुआ, जैसे कि लाखों इंडियंस को नौकरी मिल गई
देश में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ गया और इंडिया का जीडीपी ऊपर जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू। एक तरफ तो विदेशी कंपनियों की वजह से इंडिया का इकोनॉमी तो बूस्ट हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की खुद की कंपनियां लॉस में जाने लगी। इसके अलावा इन विदेशी कंपनियों मनमानी शुरू कर दी, जैसे कि बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने खराब क्वालिटी का फूड्स इंडिया में धड़ल्ले से बेचने लगी थी, खराब क्वालिटी का तेल का इस्तेमाल कर रही थी। तो दोस्तों, विदेशी कंपनी इन्हीं मनमानी को रोकने के लिए और भारत के घरेलू बिजनेस को प्रोत्साहन के लिए राजीव दीक्षित ने आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अपने 20 सालों के आज़ादी बचाओ आंदोलन के दौरान ऐसे बड़े बड़े काम किए जिसे कोई भी इंसान करने की तो छोड़ो, ये सोचने की भी हिम्मत नहीं करता है। इस आज़ादी बचाओ आंदोलन के दौरान छोटे छोटे गांवों से लेकर राजीव जी ने बड़े बड़े शहरों तक लोगों से संपर्क किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। बताया जाता है कि राजीव जी ने अपने जीवन काल में करीब 3000 से अधिक लेक्चर दिए और इन लेक्चर में उन्होंने बताया कि भारत कैसे गुलाम है और भारत अभी भी गुलाम है। एलोपैथी की सच्चाई बताई। राजीव जी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर बल दिया, रसायन मुक्त खेती और भारतीय राजनीति जैसे मुद्दों पर खुलकर बोले। वह अपने भाषण में भारत में बने वस्तुओं को प्रयोग पर बल देते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल देते थे। उनका मानना था कि विदेशी कंपनी द्वारा बना प्रोडक्ट ज़्यादातर तो लो क्वालिटी का होता है, इनके रेगुलर इस्तेमाल से हार्ट अटैक जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों का खतरा होता है। इसलिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स व हेल्थ टॉनिक जैसे अनेक बिकने वाली चीज़ों की सच्चाई जनता को बताई और उन्होंने लोगों पाम ऑयल से होने वाले नुकसान को भी बताया। राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताने से पहले उन्होंने स्वयं 8 साल तक गहन अध्ययन किया और प्रैक्टिस भी की। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजीव जी ने स्वयं को सिर्फ लाइमलाइट नहीं चाहती थी, वह खुद इंडिया के लोगों को जागरूक करना चाहती थी। राजीव जी कितना होम्योपैथ और आयुर्वेद को सपोर्ट करते थे, उसका 100 गुना से अधिक एलोपैथ का विरोध करते थे। राजीव जी हमेशा होम साइंस पर काफ़ी जोर देते थे और अक्सर अपने भाषणों में बताते थे कि लोगों की 80% बीमारियों का इलाज हमारे किचन में होता है, जैसे कि सर्दी के लिए हल्दी दूध का इस्तेमाल करना। राजीव जी को हर जगह तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सारे ज्ञान अपनी पुस्तक आरोग्य मंत्र में लिखा, जो किताब आज भी लाखों लोगों की जिंदगी सुधार रही है। और यहाँ तक यही ही नहीं, भारत में गौहत्या को भी रोकने में और बैन करवाने में राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले भारत में गौहत्या पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन राजीव जी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी डाली और सालों तक कोर्ट में टिकने के बाद राजीव जी गौहत्या बंद करवा दिया और राजीव जी की ही नहीं पूरी मानवता की जीत हुई। अब इनका संगठन तेजी से फैल रहा था एवं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। वे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 1999 में पहली बार जब बाबा रामदेव से मिले और उनके टच में रहने के बाद 2009 में दोनों साथ रहकर स्वदेशी आंदोलन के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट के चेयरमैन बाबा रामदेव जी थे और नेशनल सेक्रेटरी स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी थे। पहले घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते थे, लेकिन अब रामदेव जी के साथ आने के बाद दोनों आस्था चैनल के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने लगे। टाइम के साथ राजीव जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लोगों को उनकी पॉपुलैरिटी उनको पसंद नहीं आ रही थी। बाकी समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा। सन 2010 में किसी को नहीं पता था कि राजीव जी कुछ ही महीनों में अलविदा कहने वाले हैं। 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ में करीब 2 बजे तक राजीव जी अपनी स्पीच खत्म करते हैं। फिर वह भिलाई के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाने लगती है और ड्राइवर के पूछने पर बताते हैं कि उनके सीने में गैस चल रही है, टॉयलेट जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। टॉयलेट जाने के बाद जब आधे घंटे तक वापस नहीं आते हैं तो ड्राइवर खोजने गया तो देखा कि राजीव जी बेहोश हो पड़े थे। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, किंतु उनका केस बड़ा होने के कारण
उनको बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दिया। उन्हें अपोलो में ले जाया गया, जहां उनका इलाज तो शुरू हुआ, किंतु रात 1 से 2 बजे के बीच उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। अगले दिन उनकी बॉडी अलीगढ़ में न ले जाकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में ले जाया गया। इसके बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी, जैसे शरीर का नीला पड़ जाना। पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया गया, जल्दी से जल्दी उनका अग्नि संस्कार करवाया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उनकी मौत हुई या हार्ट अटैक से, या कोई साजिश थी? आप कमेंट में बताइए। जय हिंद।